नमस्कार, होली की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। देश भर में छाई हुई है होली की खुमारी, काशी से वृंदावन तक उड़ रहे गुलाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं। भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। दिल्ली में हुआ राजकीय सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा, भारत फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी आपकी यात्रा। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले जारी। अमेरिका ने कहा अब तक 2000 ठिकाने तबाह किए। ट्रंप ने ईरान पर हमले को ठहराया सही, कहा हम नहीं करते तो ईरान कर देता हमला। ईरान ने खाड़ी देशों में तेज किए हमले। इजराइल का ईरान के लगभग सभी एयर स्पेस पर कंट्रोल का दावा। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। आईसीसी टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। प्रतियोगिता में अब तक अजेय रही है दक्षिण अफ्रीका। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रंगों के त्योहार होली की। पूरा देश आज होली के रंगों में डूबा हुआ है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। काशी से लेकर वृंदावन तक रंगों की अलग ही छटा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे देश के कोने कोने में होली का उल्लास देखते ही बनता है। तस्वीर देश के 6 शहरों से है। शहर अलग हैं, राज्य अलग हैं, लेकिन जोश एक ही है, रंग बरसे। तो वृंदावन, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, अमृतसर और भुवनेश्वर से ये दृश्य आप देख रहे हैं। होली के रंगों में सराबोर हैं। सब लोग मिलकर होली मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और इन रंगों में शामिल हैं प्रेम के रंग, सद्भावना के रंग और आपसी सौहार्द के रंग। तो देश भर में होली की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है और आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करता है। मेरी कामना है कि ये पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरा ये त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए। हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, उल्लास, उमंग और नई ऊर्जा के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व सभी के जीवन में उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय निर्यातकों ने चिंता जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों की दैनिक आधार पर निगरानी करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। ये समूह पोत परिवहन, लॉजिस्टिक, निर्यात और महत्वपूर्ण आयात में संभावित जोखिमों का आकलन करेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और होली खेली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्साह और उमंग के इस पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति और हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति कर रहा है। उमंग के इस पावन पर्व की, समरसता के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हजारों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा ने, पूर्वजों ने जिस थाती को सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, वो क्या बुजुर्ग है, क्या युवा है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़ी धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने सड़कों पर निकलकर घूमना और झूमना शुरू कर दिया। जगह जगह हो रहे आयोजनों में लोग हिस्सा ले रहे हैं। होली के उत्सव पर लखनऊ से पेश है हमारे संवाददाता विकास सिंह की ये खास रिपोर्ट। आज होली का अवसर है, रंगों की बहार है और पूरी देख सकते हैं लखनऊ में किस तरीके से लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ पर खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंगों में एक दूसरे को रंग रहे हैं, रंगों की बौछार हो रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल आज सुबह से ही जश्न का सिलसिला जारी है। तमाम सारे लोग हैं, आप सभी को हैप्पी होली। पूरी यहाँ पर युवा पीढ़ी है जो जश्न मना रही है, होली खेल रही है यहाँ पर, और कहीं न कहीं जो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। कह सकते हैं आज कोई रंग भेद नहीं है इनमें, सब एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं। कैमरामैन निशांत सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। होली के रंग आप देख रहे हैं और देश भर में होली का इसी तरह का जो सुरूर है वो छाया हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से और हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त वृंदावन से जुड़े हुए हैं। मुकेश, दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से होली के रंगों में सरोवर है पूरा देश। अब बिल्कुल रमा, जिस तरह से देखिए आज सुबह से ही हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर हमने जाकर के देखा कि किस तरह से लोग होली के रंग में इस समय सराबोर हैं और इस होली के जो भाईचारे के त्यौहार को कैसे मना रहे हैं। और अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले। कुछ लोगों ने इस बार होली को हर्बल होली मनाने के लिए ज़्यादा मुहिम करी है और चाहते हैं कि एक कलरफुल होली खेली जाए जिससे लोग बीमार कम हो, इन्फेक्शंस कम हो। कुछ यूथ भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह की होली आप प्रमोट कर रहे हैं? एक तो पक्की रंग यूज़ ना करें, ना गुलाल लगाए, ठीक है। आप होली बहुत तरीके से बन रही है, आपकी बार वेल मैनेड बन रही है। क्यों? हमारी दिल्ली पुलिस बहुत सैक्रिफाइस कर रही है, अपनी भाई अपना टाइम दे रही है, अपना त्यौहार छोड़ के अपना यहाँ बैठी है, आराम से सबको देख रही है कि सेफ होने, सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, अच्छा, अच्छी होली बन रही है आपकी बार, मज़ा आ रहा है। जब टेंस है पूरे विश्व में, उसमें होली कैसे रिलीफ पैदा कर रही है? नहीं, बिल्कुल। होली देखिए एक त्यौहार है जिसमें बोला जाता है कि पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी आप उसको ख़त्म करते हैं। तो हम तो यही बोलेंगे पूरे विश्व से कि भाई भारत का एक ही संदेश है कि आप जो ईरान, जो इज़राइल और जो यूएसए और जो भी एक थोड़ी सी स्ट्रेस का माहौल है उसको कम करें और होली के त्यौहार को अच्छे से मनाएं। और हम लोग सब उसी रास्ते पे, हम तो यही संदेश देंगे पूरे विश्व को, भारत की तरफ से यही संदेश। चलिए, पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दे रहे हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ होली का त्यौहार अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे मुकेश। अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, 40 दिन की होली खेली जाती है वहां पर, आज किस तरह का रंग?
देखिए, कहा गया है कि जग होरी ब्रज होरा, और आज आप ये देख सकती हैं कि होली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये होली का रंग नजर आएगा। और मैं सुबह से ब्रज में, बल्कि मथुरा वृंदावन की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैंने आपको अलग अलग तस्वीर दिखाई, मैंने आपको यह दिखाया कि किस तरह से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पे लगातार देश विदेश की तस्वीर और लघु भारत के साथ पूरा वैश्विक परिदृश्य नजर आया। उसी तरह मैंने आपको बिहारी जी में दिखाया कि गलियां रंगीन हैं और लोग राधे राधे करते हुए ब्रज की होली खेल रहे हैं। तो एक बहुत ही मनमोहक दृश्य पूरे ब्रज से है। और आपने देखा कि फूलों की होली हो, लठामार होली हो या कोई भी रंग की होली हो, ब्रज से ही आगाज होता है। और अब देखिए, दोपहर का समय हो गया, इस समय वृंदावन और मथुरा के मंदिरों से भीड़ छटके कॉलोनियों की तरफ मूव कर चुकी है। और कॉलोनियों की एक खास विशेषता है, यहां ब्रज में एक कल्चर है कि जब होली मंदिरों में पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद जाके कॉलोनियों में एक पूरे झुंड के साथ गाते बजाते हैं। और मेरे साथ एक देखिए वो ग्रुप है जो पूर्वांचल से आता है, ब्रज की धरती में सालों से रह रहा है और ब्रज की और पूर्वांचल की कल्चर को लेकर चलता। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि गीत संगीत सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले गीत संगीत से प्रारंभ करते हैं। ब्रज की होली है, क्या सुनाना चाहेंगे? ब्रज की मशहूर होली हम सुनाना चाहेंगे, बताइए। चलो और शुरू करते हैं। जी। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आली रे रसिया बलजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बलजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, इन्हीं के जोरी रे रसिया, सिया बल जोरी रे, होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। अब पूर्वांचल की धरती से आते हैं, एक पूर्वांचल का गीत भी आप सुना दीजिए। अरे जानी जा कमाए देहरादूनवा राजा, बहुते सतावेला फगुनवा राजा, अरे छोड़ला भावनवा करी के गवनवा, घरवा में लागे ना मनवा राजा, जानी जा कमाए देहरादूनवा राजा, कह रही है फागुन महीना बलमुआ के बिना, फागुन महीना बलमुआ के बिना, फागुन महीना बलमुआ के बिना, तू ही ना रहबा लागे मन कहीं ना, तू ही ना रहबा लागे मन कहीं ना, तू ही ना रहबा लागे मन कहीं ना, अरे कौनो बहानवा, अरे मरी है में हनवा, अरे हई देवरा न माने कहनवा राजा, जानी जा कमाए देहरादूनवा राजा। बिल्कुल, तो ब्रज के कूचों से होली के रंग आप देख रहे हैं और हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, किस तरह से होली के रंग और प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर रहे हैं लोग? देखिए, इन प्राकृतिक रंगों और जो होली का रंग है उस पर भी सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है पॉलिटिकल होली। और दिल्ली में जो लुटियंस हैं, उन लुटियंस जोन में पॉलिटिकल होली सुबह से खेली जा रही है। और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा कुछ और था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ढोल मजीरे की थाप पर जो है वो हाथ लगा रहे थे और वहां पर जो लोग थे वो रंग गुलाल अबीर लगाकर उनका जोरदार अभिनंदन कर रहे थे। और रक्षा मंत्री भी पत्रकारों और जो तमाम जो उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग थे या फिर जो अगल बगल के कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे, उनको रंग गुलाल लगाकर होली का रंग जो है वो चढ़ाते हुए देखे गए। मैंने उनसे जब सवाल पूछा कि देश की रक्षा करने वाले जो जवान हैं उनके लिए होली के मौके पर रक्षा मंत्री का क्या संदेश है,
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश की हिफाजत करते हैं, जो सीमाओं की महफूज रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। और दुनिया भर के मुल्कों में जो अशांति या उथल पुथल है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अपना मुल्क समेत पूरे दुनिया भर के मुल्कों में शांति कायम हो, शांति स्थापित हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पर भी होली की धूम रही। उनकी माता, उनके बहनोई, उनकी बहन समेत पार्टी के बड़े जो तमाम कार्यकर्ता थे और जो छोटे कार्यकर्ता थे, उन तमाम लोगों के साथ चिराग पासवान ने जोरदार होली खेली। और जो पूर्व अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उनके घर पर भी होली की धूम रही। निशिकांत दुबे के घर पर होली की धूम रही। तो हम कह सकते हैं कि सुबह से ही दिल्ली में पॉलिटिकल होली खेलने का बहुत जोर रहा और उसमें कई रंग जो हैं वो दिखाई पड़े। चलिए, आप पॉलिटिकल होली की बात बता रहे हैं और होली के राजनीतिक रंगों को भी दिखा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि पूरा देश होली के रंग में डूबा है। ऐसे में दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी होली के रंग में सराबोर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ से ये दृश्य आप देख रहे हैं, जब उन्होंने लोगों के साथ होली खेली। उनके आवास पर भी होली खेली गई। किस तरह से ये होली खेली गई, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने इसका जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। सर, दूरदर्शन के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जवान सर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए क्या? मैं देश के जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की सीमाएं यदि सुरक्षित है हमारे देश के बहादुर जवानों के कारण ही। दुनिया भर के मुल्क में जो उथल पुथल है उसमें पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, यही हमारी देश की बराबर यह कोशिश रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो होली के रंगों में रंगे हैं और काम कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। अभी तो आप ब्रज के कूचों से होली के रंग दिखा रहे थे, किस तरह से वहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं, लोकल वहाँ का फ्लेवर जो है वो देश भर के दर्शकों ने देखा। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सुबह जब हम देख रहे थे तो बहुत सारे जो विदेशी लोग थे वो भी होली मना रहे थे। क्या कुछ होली में ऐसा है जो उन्हें खींचता है? क्या कुछ यहाँ से भारत की धरती से होली खेलकर वो विश्व को संदेश दे रहे थे? देखिए रमा, हमेशा से ही आप देखिए कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ने लोग आकर्षित किया और भारत वो धुरी रही है जिसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेश के लोगों को आकर्षित किया। और यही कारण रहा है सबसे खास, जब विदेश की धरती के मेहमान हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को करीब से जानते हैं। और होली वो मौका होता है रमा, जब पूरी दुनिया के, मुझे लगता है कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जिसके लोग ब्रज की धरती पे नहीं आते। और यही छठा, जब मैं सुबह आपको दिखा रहा था तो जर्मनी हो, बेल्जियम हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको मथुरा और वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में नजर नहीं आएगी। यह सबसे बड़ा कारण है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर भारत की इस प्रफुल्लित संस्कृति का राज क्या है, क्योंकि वो महसूस करना चाहते हैं ब्रज के मंदिरों में जाके, ब्रजवासियों से बात करके कि आखिर इतनी स्फूर्ति और एनर्जी का राज क्या और किस तरह से वो अपने कल्चर को, हेरिटेज को संभाल के रखते हैं। और तो मैंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा भी, कुछ जो कनाडा के जो डेलीगेट्स थे उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बड़ा जिक्र किया कि हम जानते हैं कि इस वक्त विश्व में वॉर वाली स्थिति चल रही है, ऐसे में शांति की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो शांति। तो उन्होंने कहा कि हमने ये महसूस किया, हम भारत कई बार, कोई लोग पहली बार आए, कोई लोग चौथी और पांचवी बार होली में आए, तो एक महसूस करना चाहते थे कि ब्रज के कल्चर में, भारत के कल्चर में क्या चीज है, और वो खास तौर पर देखने को मिली। और रमा, मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा, जो मेरे साथ ये ग्रुप है, देखिए ब्रज की धरती में रहते हैं, परिवार इनका जमाने से, इनके दादा परदादा लोग ब्रज की धरती में रहते हैं, और लेकिन आते पूर्वांचल से हैं। और जो मैंने आपको बताया ब्रज का कल्चर ऐसा है कि सुबह हर ब्रजवासी जो है, चाहे ब्रज में रहता है, वो सबसे पहले भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने जाता है, वहां भगवान को गुलाल रंग अर्पण करता है, उनसे प्रार्थना करता है, और उसके बाद वो मंदिरों में और अपने अपने जगहों पे खेलता है। दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप देखिए कि इसी तरह की टोली
पूरे मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव में हर जगह आपको मिलेगी, जो गली गली जाकर गीत गाते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं, जानता हूं, आप मुझे यह बताएं कि आप ब्रज में रहते हैं लेकिन आप पूर्वांचल की संस्कृति को भी समाहित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ बहुत दिनों से पूर्वांचल से आए हुए हैं, बिहार की धरती से यहाँ आए हुए हैं, 50 साल करीब हो गए, और यहाँ पर हर साल इसी तरह हम लोग पूर्वांचल के सभी लोग, ब्रज के सभी लोग मिलके बहुत सही तरीके से होली मनाते हैं और एंजॉय करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं, और पूरा आनंद आता है हम लोगों को यहाँ पूर्वांचल से होली मिलन करने के लिए। बेटा आप कुछ गुनगुनाएंगे? होली किस तरह से एकता का संदेश देती है, ये यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे। और आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। बिल्कुल फूलों से, रंगों से गा बजा के होली खेली जा रही है। मुकेश, होली के रंग देश भर से देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से अभी आप बता रहे थे, जो लोग होली खेल रहे थे, किस तरह से वो वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं। वैसे तो होली का त्यौहार प्रेम के रंगों का त्यौहार है, लेकिन किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से? बिल्कुल रमा, होली के रंग में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उसके लिए सुबह से ही अलग अलग जिलों में दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आप मेरे राइट में देख सकते हैं, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी जो वो तैनात हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी बैड एलिमेंट यहाँ से ना गुजरे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कुछ देर पहले इसी इलाके से होकर के गुजरे थे, सतीश गोलचा जी। उन्होंने अपने तमाम पुलिसकर्मियों को इस पर्व पे बधाई दी। उन्होंने बोला आज ड्यूटी आपकी सख्त है, क्योंकि 2 बजे के बाद उन्होंने हिदायत दी कि अगले 10 और 12 बजे तक, रात तक आप अलर्ट पे रहेंगे और जो भी कंप्लेन है उसका तुरंत निवारण करेंगे। किसी भी तरह की कोई गलत मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा समुदाय भ्रमित कर रहे किसी भी समुदाय को, तो उस पर भी नजर। देखिए लगातार ये लोग चेकिंग कर रहे हैं और हर एक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, जो ट्रिपल राइड कर रहे हैं, नशे में अगर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, उनका यहाँ सख्ती से चालान किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है। बार बार पहले 2 दिन से ये नोटिस और ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि किसी भी तरह से माहौल को खराब ना करें। होली एक भाईचारे का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, उसको आनंदमय तरीके से मनाएं, अपने लोगों के बीच में जाकर के मनाएं। कुछ लोग हर्बल होली मना रहे हैं, जैसा अमरेंद्र ने दिखाया सुबह से ब्रिज की धरती पर किस तरह से होली मनाई जा रही है। यहाँ के भी जो तमाम जो मंदिर हैं वहाँ पर इसी तरह के माहौल देखने को मिले। बहुत सारी जगहों पर घूम करके देखा, लेकिन पहले से जो स्थिति है वो मुझे कंट्रोल में नजर आई। बीते वर्षों में धीरे धीरे जो सिक्योरिटी का पैरामीटर बढ़ा है रिमा, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक भी अब समझ चुकी है कि अगर उल्लंघन किया तो उसका नुकसान उन्हें भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, होली के रंगों के साथ साथ अनुशासन के रंग भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, राजेश आपका और अमरेंद्र आपका, देश भर से होली के रंगों की जानकारी देने के लिए। और अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में रंग, गुलाल और ढोल के साथ रंगीन जश्न देखने को मिल रहा है। साथ ही पारंपरिक मिठाइयां और व्यंजनों का भी आनंद लिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता मेघना देव की ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है ऑल अक्रॉस द स्टेट। हम सब जगह से यहाँ पे स्पेशली होली के लिए गैदर होते हैं। ये हमारे लिए एक सामुदायिक फंक्शन भी है और रंगों का त्यौहार हमारे लिए स्पेशल फेमस है। तो सब लोग छुट्टियाँ लेके यहाँ पे आते हैं और ऑर्गेनिक कलर से हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मजे से और बहुत खूब आनंद से। और हमारा ऑर्चिड्स का इतना बढ़िया है ना कि होली सब फेस्टिवल इतना मस्त होता है ना, होली दिवाली सब। सोसाइटी पूरा फैमिली बन के होली मनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गेट टुगेदर होते हैं। हम ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं और बहुत फैमिली तरह से होली मनाते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम द्वारका में ही होली मना रहा है अभी तक। और बस इतना मैं कहना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। आप आइए हमारे ऑर्चिड स्काई में और होली मनाइए। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है होली के त्यौहार में और एक फैमिली कल्चर जो है वो डेवलप हो चुका है और आपस में बहुत भाईचारा एक दूसरे का। हम हर फेस्टिवल ऐसे ही मनाते हैं। अरे वाह, एकदम बहुत मजा आता है। मतलब इतना बढ़िया, इसकी न पूछो बात। ऐसा सेलिब्रेशन तो हमने कभी किया नहीं है जो मजा यहाँ पर है, ऐसा कहीं मजा नहीं है। आप सब बधाने हैप्पी होली। ये होली का त्यौहार सबके लिए
आनंदमय बने, मंगलमय बने और लोकल फॉर वोकल का इस्तेमाल अमल भी करे। अस्तु, नमस्कार। तो अहमदाबाद से आप होली के रंग देख रहे थे। पूरे देश में होली के पर्व की धूम है। बात करें बनारस की तो यहाँ के सबसे व्यस्ततम चौराहे गोदौलिया पर हर तरफ युवा नाचते थिरकते और रंगों से सराबोर नजर आए। शहर के बाकी हिस्सों में भी होली के मौके पर अलग ही माहौल है। लोग अपने घरों से पकवान और ठंडाई बनाकर एक दूसरे के साथ होली मना रहे हैं। बनारस के लोगों से डीडी न्यूज़ संवाददाता हरिकेश बहादुर ने बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं आपको। वाराणसी का गोदौलिया बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है और आज होली के दिन तो देखने लायक है कि किस तरह से लोग होली के उत्साह में हैं। हजारों की संख्या में लोग नाच रहे हैं डीजे की धुन पर। और मैं इस समय हूँ एक कॉलोनी है जिसमें कि देखिए किस तरह से कॉलोनी के लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा मिलकर होली मना रहे हैं। आप यहाँ पे होली मना रहे हो अपने कॉलोनी के लोगों के साथ, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही मजा आ रहा है और हम हर साल ऐसे ही होली सेलिब्रेट करते हैं और सबके साथ नई नई रेसिपीज और नई नई डिशेस खाते हैं और रंगों के साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू। आप क्या कहेंगी जो आप लोग मिलके होली मनाते हैं इस तरह से? जब से हम लोग होली मिलके बनाने लगे हैं तब से और ही मजा आने लगा है। सब लोग एक साथ कुछ ना कुछ बना के लाते हैं, तरह तरह का सामान, तो सब लोग मिल के खाते हैं तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो, हैप्पी होली सभी को। और हम लोग सब लोग मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, नाचते गाने सब तरह से एंजॉय होता है। ये यहाँ पर लोग होली खेल रहे हैं और आप क्या कहोगे? हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या बताओगे जो आप लोग कॉलोनी वाले मिलके? बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम लोग ऐसे ही कॉलोनी में सब लोग मिल के होली मनाते हैं। सब लोग अपने घर से खाना पीना लाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए हर जगह। देखिए जो युवा हैं उनको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि होली सोसाइटी के हिसाब से मिलजुल के मनाना चाहिए। इसमें अपने लोगों के बीच में आत्मीयता और प्यार पनपता है और भाईचारा, जो बेसिक हमारा फाउंडेशन है भाईचारा, उसका ये बहुत बड़ा योगदान मिलता है इसमें। तो देश भर से लोग प्यार और भाईचारे के रंगों का संदेश दे रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बड़े धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली वासियों को होली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाएं और एक दूसरे का साथ देते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएं। और मिड प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे,
अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, और गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग 5वें दिन भी जारी है। 5 दिन बाद अब ये युद्ध और भी प्रचंड हो गया है। अमेरिका ने साफ किया है कि अपने लक्ष्यों को पाए बिना वो युद्ध रोकेगा नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत में बमबारी की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसके जवाबी हमलों में पहले 2 दिनों के अंदर करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार रात को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश दिया, और वो इसलिए दिया क्योंकि ईरान पहले हमला करने वाला था। और ईरान के साथ संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो वो हम पर अटैक शुरू कर देता, तो परमाणु युद्ध होता और वे कई देशों को ख़त्म कर देते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। It was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए हैं। एक पनडुब्बी भी तबाह हो चुकी है और इस ऑपरेशन में लगातार जो प्रचंड रूप लेता जा रहा है, 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। करीब 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर लगातार हमला कर रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच फ्रांस ने जंगी जहाज भूमध्य सागर भेजने का आदेश दिया। चार्ल्स डी गॉल और फ्रिगेट ईरान के पास तैनात होंगे। फ्रांस ने राफेल और हवाई रडार प्रणाली तैनात कर दिया है। इस बीच तेहरान में आज भी हुए कई हमले और अब तक 800 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल रेड कूपर ने कहा कि उनकी सेना ने ईरान में अब तक करीब 2000 ठिकानों पर 2000 से अधिक हथियारों से हमला किया है, जिसमें ईरान की हवाई सुरक्षा को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया है और ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चर्स और ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान के खिलाफ 24 घंटे लगातार हवाई हमले जारी हैं। उधर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कमांडर का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में अब तक लगभग 2000 ठिकानों पर हमले किए हैं। Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. और इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल तिरुनायक जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो रण है लगातार प्रचंड होता जा रहा है, किस तरह की स्थिति अब बनती हुई लगातार दिखाई दे रही है? हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को होली की मुबारकबाद दूं, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वॉर जो है इम्पोज किया गया है रीजन के ऊपर, और सारी दुनिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
आपको याद होगा कि 3 राउंड नेगोशिएशंस के हो गए थे जिनेवा में। लास्ट राउंड में अगर हम ओमानी विदेश मंत्री की बात माने तो बिल्कुल नज़दीक थे डील साइन करने के। और जब जब ये डील साइन करने की बात आती है तब तब अमेरिका और इजराइल के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है डील, लेकिन इजराइल वो डील नहीं चाहता है। उसका अगर डील रहती है तो इसका मतलब ये है कि जो इस्लामिक रजीम है वहाँ पर और खमैनी हैं जो इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोग रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। थोड़े दिन के लिए इजराइल ये समझता है अगर डील कर दिया तो थोड़े दिन के लिए वो बात पीछे चली जाएगी, लेकिन ईरान कभी ना कभी परमाणु हथियार बना लेगा जो उसके साथ एक बराबरी के लिए और पूरे रीजन के लिए, उनके देश के लिए खास तौर से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इस बार भी वही हुआ जो आपको याद होगा, अगर 8 महीने पहले भी 6 राउंड टॉक्स के हुए थे, ऑलमोस्ट टॉक्स खत्म होने वाली थी, तभी एकदम से ये सब चीज़ शुरू हो गई। इस बार बल्कि ईरान बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार भी हो गया था जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे वो आगे एनरिच नहीं करेंगे और जो उनके पास एनरिच यूरेनियम पड़ा है 60%, 400 किलोग्राम, वो बाहर जाने को तैयार थे। एक मिसाइल्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था, लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक बात बन रही थी। तो ईरान इजराइल को ऑब्वियसली लगा। अब आप ये देखिए, आपने राष्ट्रपति जी का दिखाया कि हर रोज जो उनका बयान बदलता है। इसका बिल्कुल मतलब क्या इसी को समझना चाहेंगे जब वो कह रहे हैं कि जी। अगर हम हमला नहीं करते तो वो हमला कर देते और मानसिक रूप से उन्हें बीमार भी बताया है, तो ये कितना तार्किक लगता है और इस संदर्भ में क्या कुछ इसकी अहमियत होती है? देखिए, ईरान जो है वो यूएस के सामने अगर आप कहें तो मतलब कोई टिकने का मतलब ही नहीं है। हाइपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, जितने उनके पास फायर पावर है दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। वो कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर वो उनके साथ लड़ाई लड़ता है यूएस के साथ में, तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई या हराकिरी या सुसाइड नहीं हो सकता है। लेकिन ईरान भी एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वो भी दबना नहीं चाहता है, कम से कम डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, क्योंकि और उनका और ईरान का, इजराइल का, मैं कहता हूं कि एक तरह से मैड सिंड्रोम जिसको कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम, उससे ये दोनों कंट्री सफर करते रहे। और उसके अलावा इजराइल जो है वो डिकेड से कोशिश कर रहा है कि कैसे ही ये मुल्ला रजीम को ख़त्म किया जाए और उनको किसी भी हालत में न्यूक्लियर पैरिटी पे ना आने दिया जाए या उनके पास न्यूक्लियर वेपन सिस्टम ना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा पहले कि रजीम चेंज करना है, यहाँ पे हमारा मेन मकसद है। उन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको देश आपका वापस कर देंगे, आप इसको ले लीजिएगा। और उनका आइडिया था कि 48 आवर्स या 3 डेज के अंदर वो ख़त्म करके टेक ओवर कर सकते हैं। खैर वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है या जो है वो देखिए। दूसरे दिन आप कहते हैं कि इजराइल जो है वो कर रहा था इसलिए हमें करना पड़ा। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट था कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन इजराइल ने कर दिया तो हमें उसके साथ जाना पड़ा। आज उन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने ऐसा किया तो इजराइल को करना पड़ा। तो ना तो वो तैयार हैं कि भाई न्यूक्लियर मेन चीज़ थी आपकी, तो अब न्यूक्लियर पे तो आपका नेगोशिएशन चल रहा था, मिसाइल्स भी उसके अंदर आ रहे थे। प्रॉक्सीज की बात है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी, और भी हो सकती थी, ईरान तैयार हो जाता। क्योंकि देखिए इस वक्त जो हो रहा है वो तो अलग बात है, जो देख ही रहे हैं हम कि क्या हो रहा है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि आप इजराइल का सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, तो वो जब ही संभव है जबकि सारे देश रीजन के अंदर में सिक्योर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं। अच्छा, खमैनी को मार दिया, ये आपको याद होगा कि जून में भी ये इजराइल ने कहा था कि हम खमैनी को मार देंगे। जब उन्होंने टॉप जनरल्स को मारा था उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने मना किया था कि इनको नहीं छूना, तब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अब मैं समझता हूँ इजराइल ने उनको पूरी तरह कन्विंस कर दिया कि जब तक ये रजीम रहेगी या ये लीडर्स रहेंगे तब तक शांति नहीं बन सकती है हमारे इनके बीच में। तो नेचुरली है कि अब ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है, और मैं नहीं समझता इनका कोई और ऑब्जेक्टिव है। अब अगर रजीम के बारे में देखें तो रजीम बड़ी सिस्टमैटिकली, इट्स ए सिस्टम, और कम से कम आधे से ज़्यादा ईरानियंस अभी भी रजीम को के साथ आइडियोलॉजिकली अलाइंड है। बिल्कुल, इस अंतिम लक्ष्य के बारे में भी कई तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। जी, अंतिम लक्ष्य तो पता नहीं क्या है अंतिम लक्ष्य तो रजीम चेंज ही था मेनली, और अमेरिका तो रजीम चेंज के मामले में मास्टर है। अब तक 67-68 कंट्रीज के अंदर में रजीम चेंज कर चुके हैं वो। तो लास्ट आपको देखिए कि जो इराक में हुआ, और मैं खुद लिबिया में एम्बेसडर था, मैंने वहाँ पे देखा है कि क्या हाल लिबिया का हुआ। और अब सीरिया आपने देख लिया है, लेबनान का देख लिया, सब जगह आप देख रहे हैं कि क्या गाजा में क्या हो रहा है। तो ये लड़ाइयों को रोकने के बजाय अगर आप उसको बढ़ाएंगे
तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है हमारा वेस्ट एशिया का, उसके अंदर अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो सारी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। और भारत के ऊपर तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे 10 मिलियन तो लोग हैं वहाँ पे, एनर्जी सप्लाईज है, हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बहुत बड़ा समस्या दुनिया के लिए खड़ी हो रही है। और अब अगर सुपर पावर्स आर्बिट्रेरीली जाकर के इस तरह इन्वेट करेंगे तो किस तरह से होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, लेकिन आगे देखिए कि किस तरह का रिजल्ट आता है। उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, एक तो ईरान की जितने भी न्यूक्लियर बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज इस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जो अलग अलग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं वही हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है कि ईरान तेजी से अपनी जो बैलिस्टिक क्षमता है उसका इस्तेमाल कर रहा था। दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। Mission is very simple. It's twofold. We take out their ability to launch ballistic missiles and to produce ballistic missiles, and we downgrade their navy. That's it. That's what we're doing. It's short in scope. It does not violate the law in any way. It was explained here very well. तो सहयोगी देशों को उन्होंने खतरा बताया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। जिस तरह से हम बता रहे हैं, बारूद प्रहार के बीच ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि इन मिसाइलों को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के वेस्ट बैंक और टेल अवीव शहरों को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन इन मिसाइल हमलों को इजराइल की तरफ से नाकाम कर दिया गया। 28 फरवरी से जारी ये संघर्ष अब 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर बदलते दिन के साथ ये संघर्ष और विकराल होता जा रहा है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद अब दुनिया में तेल सप्लाई का संकट भी पैदा हो गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान के IRGC ने रेडियो के जरिए खुलेआम धमकी दी है कि किसी भी जहाज़ को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और इस महासंकट को भांपते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि दुनिया में एनर्जी की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। उन्होंने US डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वो खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज़ को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी दे। ये सुविधा सभी शिपिंग लाइंस के लिए उपलब्ध होगी। ट्रंप ने सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना खुद टैंकरों के साथ चलेगी, उन्हें सुरक्षा देगी। तो दुनिया भर में किस तरह का खतरा है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से और लड़ाई लगातार एस्केलेट होती जा रही है, संकट जो है गहराता जा रहा है, किस तरह का जिसे कहते हैं सिक्योरिटी का भी और एनर्जी का भी खतरा पूरे विश्व में अब पैदा हो गया है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो खतरा है इसको पैदा होने नहीं दिया जाएगा और हर तरह के कदम वो उठाएंगे, और जिस तरह के कदमों का वो जिक्र कर रहे हैं उन्हें किस तरह से आप देखते हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज तो ठीक है जी, भी आ रही है। जी आ रही है, अब बोलिए। हाँ, तो आपको याद होगा कि जब हुतीज ने अटैक किया था रेड सी के ऊपर और उन्होंने कमर्शियल शिपिंग जो अमेरिकन और इजरायली शिप के ऊपर अटैक किए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना आर्मडा भेजा था उनको लड़ाई लड़ने के लिए, और बाद में उन्होंने उनके साथ में एक डील की, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो अटैक कर सकते थे वहाँ पे, तो उसको रोकने के लिए। अब इस वक्त खुद अमेरिका यहाँ पर आकर के लड़ाई लड़ रहा है, और हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद कर दिया, जिसको ईरान पहले से थ्रेटन कर रहा था। 150-200 टैंकर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, पूरे 10 टैंकर डुबा दिए गए हैं, ऑयल टैंकर्स उसके अंदर में, और अभी चल रहा है लड़ाई। और ऑलरेडी प्राइस जो है $85 के ऊपर हो गए हैं। देखिए, $60 से $85 2 दिन में 3 दिन के अंदर हो गए हैं ऑयल के प्राइसेस, और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं अगर ये लड़ाई और 3-4 दिन चलेगी। नेचुरली है कि लॉयड्स जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले ही प्राइस बढ़ाया। उसके बाद लोगों ने अपने शिप्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया केप ऑफ गुड होप के थ्रू। तो ये जो सारी सिचुएशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर सकते हैं कि भले ही अगर वो पॉलिटिकल रिस्क दें, ये दें, लेकिन उधर से जाना भी तो आसान नहीं है। और कितने शिप्स को आप ये देखिए, 20% दुनिया का ऑयल वहाँ से जाता है, 85% ट्रेड उधर के थ्रू जाता है। इट्स ए वेरी नैरो स्ट्रिप। तो अब उसमें कितना उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि भाई जो कंट्रीज को सफ़र होगा उसको हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फ्री में होगी मदद,
या किस टर्म्स या कंडीशंस के ऊपर होगी, ये किसको पता है? अमेरिका के हिसाब से तो देयर आर नो फ्री लंचेस फॉर एनीथिंग एनीबॉडी। बिल्कुल। ऐसे में जब हम इस वैश्विक संकट की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये लगातार एस्केलेट हो रही है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ईरान के उन पर जो हमले हैं वो भी जारी हैं, और उसके साथ ही जो अमेरिका और इजराइल है वो भी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है, चाहे बेरूत की बात करें, लेबनान की बात करें, जिस तरह से वहाँ पर भी अटैक हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं कि इजराइल की जो सेना है वो भी अब अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ गई है या नहीं गई है, लेकिन ये एस्केलेशन जो है वो अब दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या कुछ आपको नजर आता है जो विभिन्न देश हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं, कोई तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी रास्ता निकलने की उम्मीद है? देखिए, कोशिश तो बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं, सारी दुनिया ही चाहती है कि लड़ाई बंद हो जल्दी से जल्दी, लेकिन ईरान ने भी जो है अमेरिका के सारे एसेट्स के ऊपर में गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है, आप जानते हैं 2 दिन से। और उससे जो अब तक इन कंट्रीज के साथ में इनके थोड़े, एक कहूँगा मोडस विवेंडी इसको कहते हैं, कि साथ साथ हम रह सकते हैं किसी तरह रीजन के अंदर में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, वो चीज़ खत्म हो गई है इस वक्त, क्योंकि ईरान इस वक्त सर्वाइवल मोड में है। और अमेरिका और इजराइल चाहते हैं रिजीम चेंज। रिजीम चेंज का मतलब खाली आयतुल्लाह खमैनी नहीं है, बल्कि सारे के पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करना। वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी है। तो अचीव वो अपना ऑब्जेक्टिव कर पाए, उसके अलावा उनको फिर बाय लैंड आना पड़ेगा। ग्राउंड फोर्सेज विल हैव टू बी डिप्लॉयड, एंड थोड़े मोड़े में नहीं है। इराक से 4 गुना बड़ा है ईरान, और 90 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे। इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर आप सोच लीजिए कि किसी को आसान नहीं होता है, कितना मुश्किल। अब रशिया यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए, 4 साल 4.5 साल हो गए, सुपर पावर लड़ रही है, वहाँ पर क्या हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान में था, 20 साल तक लड़ता रहा, कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो सिचुएशन है, इसके अंत क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ती है तो इसका तो सिर्फ एक ही मैं समझता हूँ निदान है, और वो ये है कि जितना जल्दी है वो रुक जाए उतना अच्छा है। और डिप्लोमेसी और डायलॉग जो भारत कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने सारे लीडर्स के साथ बात करी है और सबको यही कहा है किसी तरह से इसको रोकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर वो होता है तो वही सबके लिए अच्छा होगा। भारत के जो कदम है वो कूटनीतिक रूप से किस तरह से उन्हें देखते हैं, विशेष रूप से जब भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है, और जिस तरह से अब जो प्रभावित देश है वहां से लोगों को लेकर आया भी जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से प्रोएक्टिव मोड में हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं विभिन्न देशों के प्रमुखों से, और तमाम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, तो इन सब कदमों को किस तरह से देखते हैं? चाहे वो जो लगातार हम विश्व पर संकट की बात कह रहे हैं, एनर्जी संकट की बात रहे हैं, या और भी किसी तरह के जो हम कह रहे हैं कि ये मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, तो उसको लेकर जो हमारी तैयारी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो, मैं खुद लीबिया से और दूसरे देशों से कई बार इवैक्यूएट कर चुका हूं लोगों को, तो इसमें तो किसी को संदेश वो नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार कोई भी कदम छोड़ देगी कि उनको बाहर निकालने के लिए हार्म्स वे से। लेकिन हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग, रफली 10 मिलियन लोग हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और अगर वॉर वाकई में बढ़ता है, और मे भी सिविलियन पे ना भी करना चाहें, लेकिन इस तरह की लड़ाई में कहीं पे भी कुछ हो सकता है और उसके चलते लोगों को बड़ी समस्या है। तो उसको निकालने के लिए ऑलरेडी जैसा आपने कहा कि कई सारे शिप्स प्लेन्स आ गए, हमारी नेवी भी तैयार है उसमें हेल्प करने के लिए। तो एक बड़ा कंसर्टेड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कंट्रोल रूम बन गया है जिसके सारे नंबर्स दे रखे हैं। तो आपके थ्रू मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भारतीयों को जो बाहर हैं, चाहे मिडल ईस्ट में या कहीं भी, कि आप भारत सरकार के साथ पूरी तरह से समन्वय रखें और उस पर विश्वास रखें कि इंडिया में, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने ही नहीं दूसरे देशों के सिटीजन्स को भी बाहर निकाला है कई बार, और वो वहाँ पर जितने भी हमारे एम्बेसडर्स या एम्बेसी जो आपको एडवाइस देती हैं उसके साथ चलिए, और वो आपको अवश्य किसी भी तरह की हानि पे नहीं आने देंगे। तो ये मेरा बताना है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई सरकार है या नहीं। बिल्कुल, मार्केट को लेकर भी और भी तमाम चीज़ों को लेकर भी जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी आए हैं, और उसके साथ ही लगातार जो सेंट्रल कमांड सेंटर अब बनाया गया है, पारदर्शिता जो है उसमें भी पूरी बताई जा रही है। तमाम जो फ़ोन नंबर्स हैं उनको, हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको भी जारी किया गया है। ये देश के लोगों को, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी भारत अपने ही नहीं जो अन्य देश हैं उनके लोगों को भी सुरक्षित रूप से निकाल के लाए हैं, और विश्व भर में इसमें भारत की धाक भी जमी है। तो कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस देश के लोगों को।
देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सारी दुनिया में अगर कोई किसी चीज़ पे आप विश्वास कर सकते हैं तो भारत की कैपेबिलिटी, सरकार की कमिटमेंट के अपने लोगों को हर हालत में बाहर निकालेगी, हार्म्स वे से बाहर करेगी उनको। और बार बार किया है, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो कितने भी जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हो, हर जगह से भारत ने अपने लोगों को बाहर निकाला है और उनको हर तरह की जो भी हेल्प की ज़रूरत है उसको मुहैया कराया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो भी संभव कदम है, और आप देख ही रहे हैं कि कैसे कि प्रधानमंत्री ने हर एक लीडर के साथ बात किया है और उनके साथ जो बात करी वो करी, उसका हर एक के साथ में ये जरूर कहा है कि हमारे इतने सारे नागरिक हैं जो आपके देशों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप कृपया उनका ख्याल रखें और अगर जो हम इवैक्यूएशन जहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से उसको मदद करें। देखिए, जब भी आपको कहीं इवैक्यूएशन करना पड़ता है तो लोकल सरकार जो होती है, लोकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, मिलिट्री होती है, आर्मी होती है उनके, और जो पुलिस होती है, उन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनकी मदद के साथ ही होता है। तो ये सब चीज़ें लीडरशिप इसलिए लगी, चाहे विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री, दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं सबसे। हमारे एम्बेसडर्स कंटिन्यूसली अपना उनका कंटिजेंसी प्लान है, उसके हिसाब से सब कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट है, कोई बात, मतलब इतना बड़ा नंबर आप सोच सकती हैं कि अगर आपको निकालना पड़ जाए अनफॉर्चुनेटली तो क्या हाल होगा, लेकिन उसके बाद में भी भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो भारत की क्षमता है उसको भी दिखाता है और ये क्षमता केवल व्यवस्था में नहीं, संकट से जूझने में नहीं, बल्कि कूटनीतिक समाधानों में भी सामने आती है। जिस तरह से विश्व भर में भारत की आवाज़ सुनी जाती है और उसका जो है एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण भी समय समय पर देखने को मिला है। अब जिस तरह से कूटनीतिक वार्ता चल रही है, बातचीत जो बैक चैनल बातचीत है वो भी लगातार जारी है, तो उसमें भी भारत की भूमिका अहम हो सकती है सर? देखिए, सारे जो भी कंट्रीज़ हैं सबके साथ तो प्रधानमंत्री बात कर ही रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री ने दोनों नेताओं के फॉरेन मिनिस्टर से, ईरान के भी और इजराइल से भी बात किया और जितने भी गल्फ के खाड़ी के देश हैं जो भी इन्वॉल्व हैं उन सब के साथ बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी हमारे लोग लगे हुए हैं सारा जगह। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका को मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है। ये वॉर कभी भी ख़त्म हो सकता है अगर अमेरिका उसमें इंटरेस्टेड हो। देखिए, इसराइल को तो अपना एक खतरा है, उनको तो लगता है कि जब तक ये रजीम रहेगी या उनके पास परमाणु हथियार रहेंगे तब तक इजराइल सेफ नहीं रह सकता। तो वो तो करते रहेंगे, लेकिन उस चीज़ को भी कभी ना कभी, हर युद्ध को रुकना होता है। लेकिन जिस तरह का हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन है, सारा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका सारा कुछ, तो ऐसे में सभी देशों को मिल करके, मैं समझता हूँ जितने अरब के देश हैं उनको भी, सबको ये बताना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को कि कम से कम एक रास्ता अगर आपके पास होना चाहिए कि मिनिमाइज करें, कैजुअलिटीज़ ना हो ज़्यादा, लोगों को जिस तरह का डिस्रप्शन हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन जब वो उनको खुद ही बार बार बदलते रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स, तो किस हद तक आप ये बात को कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी जानता है कि जब बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी इस युद्ध को कंटिन्यू करना। बिल्कुल, पूरे विश्व की नज़रें जो है इस पर बनी हुई है, चिंता की लकीरें भी हैं, लेकिन समाधान की बात भी कही जा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बसें की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी,
रखे हर पल के लिए रेडी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं खेल की। G20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी है। ऐसे में एडन मार्करम की कप्तानी में टीम अपना अजेय सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ कीवी टीम विपक्षी टीम को रोकने का प्रयास करेगी। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर लगी होगी। यह मुकाबला बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा। इस मुकाबले में दोनों टीम के कप्तानों की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस समय शानदार फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस विश्व कप में अब तक अजेय रहने वाली एकमात्र टीम है। उन्होंने अपने सुपर 8 मुकाबले में भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराया था। मार्करम के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और अगले अहम मैच में भी उनके खिलाड़ी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेंगे। कप्तान मार्करम ने अब तक 6 पारियों में 53.60 की औसत और 175.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही थी। सुपर 8 में हालात ऐसे बन गए थे कि न्यूजीलैंड हार की कगार पर था, लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तान श्रीलंका पर सिर्फ 5 रनों की जीत के कारण सेमीफाइनल में एंट्री मिली। न्यूजीलैंड को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। उस मुकाबले में कीवी टीम के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट और फिन एलन की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 5 बार आमना सामना हुआ है। हर बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम बहुत आगे है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दोनों टीमों की 19 बार टक्कर हुई है, जिनमें 12 बार दक्षिण अफ्रीका जीती है और 7 बार कीवी टीम जीत दर्ज कर पाई है। बात अगर ईडन गार्डन स्टेडियम की करें तो T20 प्रारूप में ये पिच बल्लेबाजों को काफी रास आती है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक